हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। इसके लेक्चर 4 हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसी क्रम में इसका जो लेक्चर नंबर 5 है वो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि किसी कांच के गुटके यानी किसी ग्लास स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, अर्थात जब कोई प्रकाश कण किसी कांच के गुटके से होकर गुजरती है तो किस प्रकार वो अपवर्तित होती है और किस प्रकार वो बाहर निर्गत होती है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस दौरान पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, उसको ही हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। वो क्या होता है, किस प्रकार होता है, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में। तो देखें, जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा दी है, कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी इस लेक्चर में हम दो बातों को कवर करेंगे। पहला हम ये देखेंगे कि अपवर्तन किस प्रकार से हो रहा है और पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, और क्या होता है ये तो हम समझेंगे ही, और इसके साथ साथ पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है वो भी हम समझेंगे। तो देखें, तो मैंने माना ये कोई कांच की ग्लास स्लैब या कोई गुटका है जिसका नामकरण कर दिया है ABCD। अब इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, थिकनेस, तो हमने ये मान लिया ये इसकी मोटाई है, तो मोटाई को मान लिया मैंने T। तो कांच के गुटके की जो मोटाई है उसको मान लिया है स्मॉल t। अब मानते हैं कि इधर कोई प्रकाश स्रोत है, यानी प्रकाश कण इधर से आपतित हो रही है। और एक चीज़ और, जो ग्लास स्लैब है हमने पहले लिखा है कांच का है, तो ये कांच की बनी है प्लेट, ये गुटका कांच का बना हुआ है, तो इसके इधर माध्यम वायु होगा और इधर भी माध्यम क्या होगा, वायु। यानी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे इधर भी माध्यम वायु है, इधर भी माध्यम वायु है, तो ये किसका बना है, कांच का, तो ये माध्यम है आपका कांच, और इसके ऊपर एक माध्यम क्या होगा, इधर वायु होगा, इधर भी क्या होगा, वायु। अब कोई प्रकाश कण वायु से आ रही है कांच में, यानी इधर कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से आ रही है इस कांच से, इस कांच पर आपतित हो रही है, तो प्रकाश कण को मैंने माना ये। आप देखो, यहाँ तक माध्यम वायु है, तो यहाँ पर प्रकाश कण का रास्ता नहीं बदलेगा। अब मैंने आपको बताया जब भी माध्यम चेंज होता है वहाँ अपवर्तन की घटना होती है, और अपवर्तन हम तभी समझ पाते हैं जब हम एक अभिलंब बनाते हैं। तो देखें यहाँ पर, तो ये पृष्ठ देखें AD, ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ। तो ये प्रकाश कण आपतित हो रही है, तो इसको नाम दे दिया मैंने और इसका नाम रख दिया PQ। तो माना PQ किरण एक AD पृष्ठ पर आपतित होती है। कोई ग्लास स्लैब है जिसका नाम है ABCD, और इसके AD पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है, अर्थात इसके ऊपर वो गिर रही है। तो यहाँ पर हम एक अभिलंब बनाएंगे। तो अभिलंब, मैंने ये अभिलंब तल के लंबवत काल्पनिक रेखा, और इस अभिलंब का नाम रख दिया मैंने M। अब अभिलंब बनाते क्यों हैं, अपवर्तन को डिफाइन करने के लिए, यानी अपवर्तन को समझने के लिए। अब अगर माध्यम एक ही होता तो प्रकाश कण इसी रास्ते से आती, अगर माध्यम केवल वायु होता तो उस प्रकाश कण का रास्ता यही होता, वो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से भटके हुए वो सीधी निकल जाती। अगर पूरे में वायु ही होती तो वो इस तरह से जाती। अब दिक्कत ये हो गई है, बीच में क्या है, ग्लास स्लैब, ऊपर तो है वायु। अब इस प्रकाश कण को इस ग्लास स्लैब यानी कांच के गुटके से होकर गुजरना है। अब यहाँ हमें अपवर्तन समझ होना चाहिए, अपवर्तन की समझ होनी चाहिए जब कोई प्रकाश कण विरल से सघन में जाती है। अब माध्यम देखो, ऊपर माध्यम है वायु, नीचे माध्यम है क्या, कांच। अब वायु यहाँ पर हो जाएगा विरल माध्यम, यानी जो वायु के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होंगे, कांच के पास पास होंगे, तो कांच हो जाएगा मेरा सघन माध्यम, और वायु कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम। कांच हो जाएगा मेरा सघन माध्यम और वायु कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम। कांच का घनत्व ज़्यादा है, वो घना है, इसलिए वो डेंसर है, सघन है। वायु के मॉलिक्यूल्स और थोड़ा दूर दूर हैं, इसलिए वो रेयर है, यानी विरल है। तो अब जब कोई प्रकाश कण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। अब एक्चुअल में इसका रास्ता ये था, अब वो उधर न जाके ये अभिलंब ये M, तो इधर की ओर झुक जाएगी। झुक जाएगी मतलब यहाँ क्या हो गया, अपवर्तन। क्या हो गया, अपवर्तन। इसका नामकरण कर दिया PQ, तो यहाँ पर इसका नाम रख दिया R। क्या रख दिया, R। अभी वो प्रकाश किरण कांच के अंदर ही है। अब क्या होगा, कांच से बाहर निकलेगी। अब प्रकाश किरण कांच के गुटके से निकलेगी, अब ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर रह जाएगी, अब उससे पार निकलेगी।
अब पार निकलेगी। अब यहाँ पे माध्यम कांच है, फिर नीचे माध्यम क्या है, वायु। अब हमें यहाँ फिर एक अविलंब की आवश्यकता होगी। तो पृष्ठ ये है BC, ये करेगा अपवर्तक पृष्ठ का काम। अपवर्तक पृष्ठ वो होता है जो दो माध्यमों को बांटता है। इसके ऊपर माध्यम कांच है और नीचे माध्यम वायु है। माध्यम अलग अलग है तो वहाँ हमें अविलंब की आवश्यकता पड़ेगी अपवर्तन को समझने के लिए। तो इस BC पृष्ठ पर हमने एक अविलंब और ड्रॉ कर लिया। अविलंब इस तल के काल्पनिक लंबवत रेखा, इसको हम कहते हैं अविलंब। ये अविलंब M माना है तो इस दूसरे अविलंब को नाम रख दिया मैंने N। तो अविलंब M और अविलंब N। अब देखना है, अब कांच है सघन, वायु मेरा कैसा है, विरल। जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। अब वो प्रकाश कण अविलंब से दूर हट जाएगी, यानी इधर भागी तो इसके समांतर हो जाएगी, यानी पहले जिस रास्ते पर वो आ रही थी उसके समांतर दूर हटती हुई ऐसी निकल जाएगी, यानी इसके ही समांतर हो जाएगी। तो इसका नाम रख दिया PQR और इसका नाम रख दिया S। क्या रख दिया, S। अब देखो पार्श्विक विस्थापन क्या है वो देखें यहाँ पर। आपतित किरण जो PQ है, अगर आपतित किरण सीधी आती तो ऐसे निकल जाती, और निर्गत किरण ये वाली है, जो किरणें गिर रही है इस तल पर इसे हम बोलते हैं आपतित किरणें, और जो बाहर निकल रही है RS, ये बाहर निकल रही है तो ये निर्गत किरण है। अब निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको ही हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो ये हो जाएगा मेरा पार्श्विक विस्थापन, यानी यहाँ से अगर हम एक लंब डाल लें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये वाला देखो मैंने डार्क कर दिया है, तो ये कहलाएगा मेरा पार्श्विक विस्थापन। अब ये डिस्टेंस है तो पार्श्विक विस्थापन के लिए हम सिंबल यूज कर ले रहे हैं स्मॉल d। तो स्मॉल d मेरा क्या हो गया, पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन को मैं अब आपको समझा रहा हूँ। पार्श्विक विस्थापन क्या है, यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके से गुजरती है तो आपतित किरण जो ये वाली है इधर आई नहीं है लेकिन यहीं तक आई है, और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको ही हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो इस केस में हमने पार्श्विक विस्थापन को स्मॉल d से डिनोट किया। अब अपवर्तन मैं आपको बड़े अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसमें अब हम कोणों को डिफाइन कर ले रहे हैं। हम जानते हैं आपतित किरण, ये PQ क्या है, आपतित किरण, QR ये क्या है, अपवर्तित किरण, यहाँ अपवर्तन हुआ, और RS इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण। तो देखें यहाँ पर आपतित किरण का अविलंब के साथ, यानी ये वाला जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को हम दर्शाते हैं स्मॉल i से। तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा स्मॉल i, और ये क्या है, आपतन कोण। ये क्या है, आपतन कोण। गौर करें यहाँ पर ये QR, ये पॉइंट यहाँ पर Q है, QR ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण का अविलंब के साथ, अब अविलंब ये है जो कोण बनता है उससे हम कहते हैं अपवर्तन कोण R, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। अब ये बाहर निर्गत हुई है तो RS क्या है, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण का अविलंब के साथ, अविलंब ये है, निर्गत किरण का अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं निर्गत कोण। और एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो आपतन कोण होता है वही निर्गत कोण होता है, यानी E बराबर किसके होता है, I के, और E यहाँ पर क्या है, निर्गत कोण। यानी प्रकाश किरण किसी ग्लास स्लैब में जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर निर्गत होती है, यानी आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसको हम I से दर्शाते हैं, इसको हम स्मॉल e से दर्शाते हैं। बराबर है तो हमने I और E बराबर किसके रख दिया है, I के। अब देखें यहाँ पर ये आपने यहाँ से लंब डाला है तो ये एंगल हो जाएगा 90। अब ये अविलंब है तो यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 90। अब आप जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि दो तिर्यक रेखाएं, तिरछी रेखाएं आपस में काट जाएं तो आमने सामने के एंगल, यानी ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये y होगा। अब ये यहाँ पर लग रहा है, ये हमको एक हेल्प देगा एक एंगल को निकालने में। तो देखें यहाँ पर आप इस लाइन को देखें PQ, और इस ये बिल्कुल सीधी जो आपतित किरण यहाँ से बिल्कुल सीधी इधर से डैश डैश, और इस अविलंब को देखें तो ये वाला एंगल अगर I है तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल कितना होगा, I ही होगा। कितना होगा, I। अब ये पूरा I है, I में से इतना आ रहा है तो ये वाला एंगल हमें चाहिए तो इसको हम घटा के निकाल लेंगे। ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा स्मॉल I माइनस R। ये बात समझ में आई होगी आपको। ये वाला एंगल I है तो पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये I होगा, I में से इतना आ रहा है तो बाकी कितना बचा, I माइनस R। ठीक वैसे ही जैसे ये 30 है और ये पूरा 30 होगा, 30 में से ये 10 है तो ये कितना हो गया, 30 माइनस 10, जिसको हम 20 कहते हैं।
अकॉर्डिंग टू इसके। तो कुल मिला के ये दोनों कैसे हो गए, शीर्षक में जब ये बराबर है ये इसके बराबर होगा, ये पूरा इसके बराबर है और ये हम जानते हैं ये आई है और ये आर है, तो ये घटा के निकाल लेंगे आई माइनस आर। बस अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बची है और इसका जो डायग्राम है वो जो उसका फ्री बॉडी डायग्राम है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखो इसको कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका भी नामकरण कर दे रहे हैं आर एस और इसका नाम रख दिया मैंने टी और इस पॉइंट का नाम रख दिया यू। नाम तो अपने हिसाब से रख सकते हो जैसे चाहो वैसे, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो अब हम इसको पूरे को एक बार लिख रहे हैं, सुने यहाँ पर। तो इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले आपको पार्श्विक विस्थापन के बारे में लिखना है। पार्श्विक विस्थापन क्या है, आपतित किरण ये वाली और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है ये स्मॉल डी, इसको ही हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। अब फिर इसके बारे में इसका वर्णन लिखना पड़ता है हमें। वर्णन में हम ये लिखेंगे, देखें एक बार, माना एक कोई ग्लास स्लैब है या कोई कांच का गुटका है ए बी सी डी, जिसकी मोटाई क्या है स्मॉल टी, जिस पर कोई पी की किरण आपतित होती है जो क्यू आर के रूप में अपवर्तित होती हुई आर एस के रूप में निर्गत हो जाती है। आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है और स्मॉल ई निर्गत कोण है, और जो स्मॉल डी है ये वाला, इसको हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। अब इसके लिए ही हम फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। अपवर्तन हमने समझ लिया, तो इस तरह से इसमें अपवर्तन होता है। तो अब हम पार्श्विक विस्थापन के लिए डेरिवेशन यानी उसके सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज ये पॉइंट यहाँ पर क्यू है, क्यू आर यू में, त्रिभुज क्यू आर यू में इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज क्यू आर यू में इस त्रिभुज को देखें। ये त्रिभुज हम इसको बार बना सकते हैं, ये देखें यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर Q है और ये पॉइंट यहाँ पर R है और यहाँ पर क्या है U, और ये एंगल हमने निकाल लिया, ये कितना है I माइनस आर, यानी ये वाला एंगल है I माइनस आर और ये वाला एंगल है 90, यानी यहाँ पर ये कोण है 90 अंश। तो अब हम इसमें साइन निकाल सकते हैं। इसका साइन क्यों निकाल रहे हैं, रीजन अभी बताएंगे। तो हमें ये साइड यानी ये यहाँ तक पहुँचना है, तो हम अभी साइन इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में साइन का सहारा ले रहे हैं। तो इसमें हम लगा रहे हैं साइन थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पर है आई माइनस आर, यानी एंगल ये एंगल कौन सा है ये वाला। अब चाहे तो आप यहाँ देख लें या फिर यहाँ देख लें, हमने बार बना लिया, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यानी ये है साइन थीटा, थीटा की जगह आई माइनस आर, तो इसको मैंने लिखा साइन आई माइनस आर। वजह क्या है, यहाँ पर जो कोण है एंगल वो है वो आई माइनस आर है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब और बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अब इस त्रिभुज को देखिए, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने ये बड़ी भुजा ये कहलाती है कर्ण और ये कोण है, कोण के सामने ये कहलाता है मेरा लंब। और एक चीज़ और यहाँ पर देखो, ये आर यू, आर से लेकर यू तक ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल डी, तो इसको भी हम लिख ले रहे हैं, यही हमको निकालना है। तो ये है स्मॉल डी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कोण के सामने लंब, लंब क्या हो गया आर यू, लंब हो गया यहाँ पर आर यू और बट्टे कर्ण, ये 90 अंश है तो इसके सामने कर्ण हो गया ये क्यू आर, तो कर्ण हो गया यहाँ पर क्यू आर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा निकाल लें इसकी वैल्यू को, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू आर यू, आर यू की जगह हम कितना लिख सकते हैं, ये आर यू किसके बराबर है स्मॉल डी के, तो यहाँ हमने लिख दिया स्मॉल डी अपॉन क्यू आर। अब क्यू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है तो क्यू आर की जगह हमने लिख दिया ओनली क्यू आर। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्मॉल डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। स्मॉल डी की वैल्यू निकालोगे तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो या फिर क्यू आर की वैल्यू निकाल लो, तो क्यू आर की वैल्यू निकालो तो क्यू आर यहाँ आ जाएगा और साइन आई माइनस आर यहाँ आ जाएगा, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल डी अपॉन साइन आई माइनस आर, इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, तो क्यू आर इसके प्लेस पे आ गया, ये इसके प्लेस पे आ गया। अब देखें आप, हम एक त्रिभुज और लेने जा रहे हैं, त्रिभुज ये क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में। तो ये वाला त्रिभुज चाहो तो आप ऐसे निकाल के बना सकते हो, वरना यहाँ भी बना सकते हो, इससे भी समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, फिलहाल चाहो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, हम निकाल ही ले रहे हैं यहाँ पे, झंझट ही खत्म। देखें यहाँ पर ये पॉइंट क्या है Q और ये पॉइंट क्या है T
और ये वाला पॉइंट क्या है आर। और एक चीज़ और, ये ए बी किसके बराबर है क्यू टी के, और ये इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल टी, तो यानी ये वाली साइड है स्मॉल टी, ये वाली साइड कितनी है स्मॉल टी, और यहाँ पे ये एंगल है 90 और ये वाला एंगल है आर। अब इसमें हम कॉस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कॉस। देखो साइन कॉस हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम अपनी ज्योमेट्री में उनकी ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं। कहीं हमें लंब चाहिए होता है, कहीं आधार, कहीं में ये साइड चाहिए होती है, कहीं ये, तो उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कॉस लगा रहे हैं, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्व। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है स्मॉल आर, तो कॉस आर यानी कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार और बट्टे कर्व। गौर करना यहाँ पर इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉड के सामने तो लंब होता है, आधार कितना हो गया ये क्यू आर, और 90 अंश के सामने कड़ होता है, कड़ क्या हो गया सॉरी आधार हो गया क्यू टी और कड़ क्या हो गया क्यू आर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार, अब आधार है क्यू से लेकर टी तक, ये साइड आधार है, तो आधार की जगह पर मैंने लिखा क्यू टी अपॉन कड़ क्या है यहाँ पर क्यू आर। तो फिर हम क्या करें यहाँ पे Q2 की वैल्यू जानते हैं, तो कॉस यहीं पे लगा दे रहे हैं Q2 की वैल्यू कितनी है स्मॉल t, Q2 की वैल्यू है स्मॉल t और अपॉन ये टी आर, Q2 अपॉन ये सॉरी क्यू आर, और इसको तो अभी हम निकाल ही रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो हम वैल्यू निकाल रहे हैं क्यू आर की, किसकी क्यू आर की, तो क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस आर इसकी जगह पर आ जाएगा और क्यू आर इधर आ जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल टी और अपॉन कॉस आर, इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब आप गौर करें समीकरण 1 और समीकरण 2 पर, क्यू आर इज इक्वल टू और क्यू आर इज इक्वल टू दोनों ही क्यू आर की वैल्यू हैं। तो ये मैथ की प्रॉपर्टी या मैथ का नियम कहता है कि जब जब LHS यानी बाएं पक्ष बराबर होता है तो हम दाएं पक्ष बराबर कर देते हैं। तो क्यू आर बराबर है तो हम डी अपॉन साइन आई माइनस आर को बराबर लिख सकते हैं टी अपॉन कॉस आर के। तो इसके बाद आप इधर से कर लेंगे आप, तो इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देखें दोनों के RHS बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन साइन आई माइनस आर डी अपॉन साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू, और इसके RHS में क्या टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर। गौर करना हमें यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, तो d को यहीं रखो, इसको उधर भेज दो, तो d की वैल्यू निकालो तो d इक्वल टू आ जाएगा t, अब साइन आर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो साइन और i माइनस आर और अपॉन यहाँ क्या चल रहा है ऑलरेडी कॉस आर। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया पार्श्विक विस्थापन का। इस फॉर्मूले पे गौर करें, d यहाँ पे क्या है पार्श्विक विस्थापन, t क्या है कांच जो का गुटका लिया उसकी मोटाई, और i आपतन कोण है, r अपवर्तन कोण है, और r यहाँ पे क्या है अपवर्तन कोण। अब एक तो ये डेरिवेशन हो गया, अब इसकी कंडीशंस निकालें तो इसको हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो मेन फार्मूला है वो ये है। अब इसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि जो I यानी आपतन कोण और R यानी अपवर्तन कोण इसके मान बहुत कम है। अब यहाँ से थोड़ा हम कैलकुलेशन करते हैं, वो अनुमानित करते हैं, यानी ऐसा मान सकते हैं कि अगर किसी ग्लास स्लैब के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान कम हो। यहाँ से एक साइंटिस्ट की, जिससे कहते हैं साइंटिस्ट का दिमाग यहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर तो हमने माना, यदि फिजिक्स में ऐसा होता है कई बार हम मान ज़्यादा लेते हैं, ऐसा हो तब कैसा निकाले, जब ये कंडीशन हो तब कैसा, तो वो कंडीशन है यदि I यानी आपतन कोण, R यानी अपवर्तन कोण इनके मान बहुत कम हो। तो देखें क्या हुआ, यदि I व R के मान, यदि I व R के मान बहुत कम हो, बहुत कम हो। देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चों को शायद समझ में नहीं आता है या फिर शायद बहुत से टीचर समझा नहीं पाते। देखिए आज यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, मैंने स्टार बना दिया, इसको आप बड़ी बारीकी से समझें तो ये इक्वेशन किस तरह से चेंज होगी। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 का मतलब है कोण कम है, तो साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया थीटा, यानी साइन 0 को 0 लिख दिया। इसका मतलब ये है हमने साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं थीटा, और जब कोण का मान कम ही है तो साइन कोण कुछ भी हो। अब फिलहाल यहाँ पर मेरे पास कोण है I माइनस आर, तो इसको हम साइन हटा के ओनली इसकी जगह पे लिख सकते हैं I माइनस आर। एक तो हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे, यानी जब कोण का मान कम होता है तो साइन थीटा को हम थीटा रख दें
तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 0 का मतलब कोण का मान कम है। जब कोण का मान कम है तो साइन हटा के केवल हम उसका एंगल यानी थीटा ले सकते हैं। दूसरी बात, एक तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तथा, और हम जानते हैं कॉस की टेबल में मान कम चाहिए, तो कॉस की टेबल में सबसे छोटी वैल्यू यानी कॉस कोण कितना होगा, 0 ही तो होगा। तो कोण पहले 0 होगा, फिर 30 होगा, फिर 60 होगा, फिर 45, फिर 90। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी कोण मिनिमम ले रहे हैं, यानी कोण छोटा ले रहे हैं, तो कोण हम 0 ले रहे हैं। 0 का मतलब ना के बराबर, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी प्रकार इसलिए हम कॉस आर को ओनली क्या ले सकते हैं, 1। कॉस का मान कितना हो जाएगा मिनिमम के लिए, 1। तो ये मान यानी ये कंडीशन अब हम इस समीकरण में अप्लाई करेंगे। तब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 ए नहीं, फिलहाल मैंने इसको ए लिया है, तब समीकरण ए से। अब इसको देखें यहाँ पर, तो ये चेंज हो जाएगा, डी इज इक्वल टू टी में तो चेंजिंग मैंने नहीं की है, डी। अब देखो साइन आई माइनस आर, तो साइन आई माइनस आर, इसको देखें, साइन आई माइनस आर को हम ओनली क्या ले सकते हैं, आई माइनस आर। तो साइन हटा सकते हैं हम यहाँ से, तो ओनली यहाँ आ जाएगा आई माइनस आर, और अपॉन देखें यहाँ पर कॉस आर, तो कॉस आर की जगह हम क्या ले सकते हैं, ओनली 1। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कॉस आर की जगह मैंने क्या रख दिया, 1। अब 1 से जब डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो अंश में है वही रहेगा। तो इसके बाद यहाँ से बस एक कंडीशन और बची है, तो डी इक्वल टू निकल के आ गया, डी इक्वल टू टी, और इधर है मेरा आई माइनस आर। तो एक पार्श्विक विस्थापन का ये फॉर्मूला निकल के आया। एक तो आपका ये निकला था ए, और इसको मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर बी। तो ये भी पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला है, और ये भी पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला है। ये पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला है, और ये पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला तब है जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण जिन्हें हमने माना आई आर, उन दोनों के मान बहुत कम हो तब। अब अपवर्तन हो रहा है, वहाँ पर स्नेल का नियम ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अपवर्तन में हम स्नेल का नियम लगा सकते हैं। तो हम इसके बाद इसका एक केस और पढ़ते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। देखो स्नेल का नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, अपवर्तनांक n इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। कंडीशन हम वही पढ़ रहे हैं, साइन थीटा को थीटा, उसी तरह पर कोण का मान यानी आई आर के मान बहुत कम है, तो हम साइन आर को ओनली क्या ले सकते हैं, आर, और साइन आई को ओनली क्या ले सकते हैं, आई। तो ये कंडीशंस हम इस इक्वेशन में भी अप्लाई करेंगे। वजह क्या है, हम यही कंडीशन पढ़ रहे हैं, आई आर के मान बहुत कम, तो साइन आई को हम केवल आई लिखेंगे और साइन आर को हम केवल आर लिखेंगे। ये उस केस में चल रहा है जब आई आर के मान बहुत कम हो। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ऐसा हो तो क्या होगा। तो देखो एन इक्वल टू आ जाएगा साइन आई की जगह हम क्या लिख देंगे, ओनली आई, और अपॉन साइन आर की जगह यानी आर, यानी साइन को हम हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कब, जब आई व आर के मान बहुत कम हो तब। तो यहाँ से देखो हम आर की वैल्यू निकाल लें, इम्प्लाई दैट करें तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आई अपॉन एन। आर इक्वल टू क्या हो गया, आई अपॉन एन। अब आर की ये वैल्यू यहाँ लगा दें आप, कहाँ, समीकरण नंबर बी में, तो आपको एक नया ही फॉर्मूला मिल जाएगा जो अपवर्तनांक के पदों में होगा, यानी पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला अपवर्तनांक के टर्म में। तो इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो डी इक्वल टू आ जाएगा, डी इक्वल टू आ जाएगा टी, देखो टी, और यहाँ क्या लिखा है आई माइनस, अब यहाँ क्या है आर, अब आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, आई अपॉन एन, तो यहाँ मैंने लिख दिया आई अपॉन एन। देखो मैंने अलग चौक से लिखा है, आर की जगह मैंने यूज़ किया आई अपॉन एन। अब यहाँ देख रहे हैं आई यहाँ भी, आई यहाँ भी है, अंश में आई है तो आई को हम कॉमन कर सकते हैं, बस आ गया आंसर आपका फाइनल। तो डी इक्वल टू आई कॉमन करके मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पर आई टी ऑलरेडी था, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ से आई निकल जाएगा 1 बचेगा 1 अपॉन एन। तो ये भी आ गया एक पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर सी। अब टेंशन ना लें, खत्म हो गया ये। तो इस तरह आपने देखा समीकरण ए, समीकरण बी और समीकरण सी, तीनों ही फॉर्मूले पार्श्विक विस्थापन को दर्शाते हैं। अब सवाल आता है ये कब लगाते हैं, ये इसका जनरल फार्मूला है, साइन आई आर, ये तब लगाते हैं जब आई आर के मान बहुत कम हो, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के मान बहुत कम हो, तब ये लगाते हैं।
अगर आपको अपवर्तनांक भी दिया है यानी n दिया है तो n के टर्म में ये लगाते हैं। तो इस तरह से आपके 3 फॉर्मूले निकल के आ गए, A, B, C। ये तीनों ही फॉर्मूले पार्श्विक विस्थापन को दर्शाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और मैंने कोशिश की आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की। तो उम्मीद करते हैं आप आगे भी मेरी वीडियो लगातार देखते रहेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल।